राइट नाउ मेरा यूएसए में इस साल जो हम क्लोज करने जा रहे हैं उसमें यूएसए में मेरा टर्नओवर, मेरा जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसका 420 मिलियन है, मेरी लॉजिस्टिक्स कंपनी का तकरीबन 20 मिलियन है और मैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसका टर्नओवर 180 मिलियन है। तो जो ग्रुप का टर्नओवर है कलेक्टिवली वो अराउंड 650 मिलियन यूएस डॉलर है। मैं एक मिडिल क्लास से हूँ और एक मिडिल क्लास के जिस तरह के मसाइल से गुजर के आप बड़े होते हैं, मैं भी उसी से गुजर के बड़ा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं खुद अच्छा वाला मिलियनेयर। आज जिस बिलियनेयर से आपकी मुलाकात कर रहा हूँ ये पाकिस्तानी है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, अमेज़न का 5th बिगेस्ट स्टोर ये रन करते हैं, खुद बिलियनेयर बन चुके हैं। 12 साल पहले इन्होंने शुरू किया था, 3 से 5 साल के अंदर ही बिकेम मिलियनेयर। एंड इनकी कहानी सुनिए बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग टू द पॉइंट कि आज ये 300 से ज़ाहिद कंटेनर्स पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिका सिर्फ अपने स्टोर पे बेचने के लिए एंड 10,000 से ज़ायद लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ही इज़ आवर हीरो, लेट्स मीट हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम। तो जिब्रान साहब वेलकम। एंड पहला जो मेरा सवाल है कि आपने कारोबार कब शुरू किया था और वो क्या कारोबार था? जी, मैंने पहले 2010 में ईबे पे गुड्स सेल करना स्टार्ट की थी। मेरे पास कुछ गुड्स थी जो पाकिस्तान से आई थी, जो मैंने कोशिश की थी कि पहले नॉर्मल रिटेल में या होलसेल में बेच सकूं, लेकिन उसमें जब मुझे कामयाबी नहीं हुई तो फिर मैंने कुछ चीज़ें बेचते रहते थे, किताबें या कॉइन्स वगैरह ईबे पे। तो मैंने ईबे पे ट्राई किया बेचने का और वहाँ से मैंने अपनी चीज़ें बेचना स्टार्ट की। माशाल्लाह। एंड नाउ यूर ऑन अमेज़न और आप 5th बिगेस्ट स्टोर रन करते हैं। और इनकी तारीफ एक और सुनाऊं आपको, इन्होंने पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है और हर महीने 300 से ज़ाहिद कंटेनर्स बाहर शिप करते हैं और किसी को नहीं बेच रहे। दैट्स लिटरली बीइंग सोल्ड ऑन हिज ओन स्टोर्स, ई कॉमर्स स्टोर्स। माशाल्लाह। 12 साल पहले यानी आपने शुरू किया था। व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट? कैसे आपने सीखा कि यार आई शुड बी ऑनलाइन, ई कॉमर्स में मुझे बेचना चाहिए, ईबे हो या क्या कहते हैं अमेज़न? जब अपनी गुड्स कुछ पाकिस्तान से मंगाई इस नियत से कि मैं कोई उसको होलसेल में बेच सकूं, तो उसमें मुझे जिन लोगों को बेचा वो मेरा मनी लूज हो गया, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। जब एक को दिया कस्टमर को उसने नहीं दिए, दूसरे को दिया उसको नहीं दिए, तो डिसअपॉइंट हो गए। और क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा बहुत जानते थे, क्योंकि कंप्यूटर से बैकग्राउंड था, चीज़ें लेते रहते थे, बेचते रहते थे ऑनलाइन, तो सोचा कि अब किसी को होलसेल में देने से बेहतर है जहाँ पे आपके पैसे भी डूब सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ऑनलाइन बेचें। तो वो गुड्स आ गई, वो गले पड़ गई, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता बेचना शुरू किया। और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता पहले ईबे से स्टार्ट किया, फिर कुछ जब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामर थे तो पिक्चर्स बनाना, टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, वो सब चीज़ें आसान थी, इमेजेस बनाना, तो उसको उस स्किल को, टेक्नोलॉजी स्किल को इस्तेमाल किया। और फिर जब वो थोड़ा बेहतर हुआ तो अमेज़न के बारे में पता चला, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेज़न के ऊपर सेल किया। तो अमेज़न में क्योंकि FBA था तो उसकी वजह से ये चीज़ें बहुत आसान हो गई और फिर उसमें बहुत फास्ट ग्रोथ हुई कमिंग ईयर्स में। माशाल्लाह। वर यू इन पाकिस्तान या आप मुल्क से बाहर थे? मैं तकरीबन 2005 से कंट्री से बाहर हूँ। मैं US आ गया था। मैं यहाँ पे मैंने जॉब स्टार्ट कर ली थी सॉफ्टवेयर में, मेरा बैकग्राउंड था तो मैं सॉफ्टवेयर की जॉब कर रहा था। उसके बाद तकरीबन 2005 से लेके अब तक मैं न्यूयॉर्क में ही हूँ, USA में ही रहता हूँ और सारा टाइम मैं यही हूँ। लेकिन मैंने जितनी मेरी एजुकेशन है, जो मेरा बैकग्राउंड है, वो कराची पाकिस्तान से। माशाल्लाह। आपका पहला प्रोडक्ट था क्या या वो रेंज क्या थी? मैंने जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो तो मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर टॉवल्स थे, बिल्कुल सिंपल वाले, लो क्वालिटी के, जिसको बेचना शायद सबसे मुश्किल था, जो साइज भी सही नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपने अपनी उस तरह से वर्किंग नहीं की होती। सबसे नए सेलर के लिए ये प्रॉब्लम होता है, तो उन चीज़ों को बेचना मुश्किल था। लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स टॉवल की कैटेगरीज की कुछ डिफरेंट साइजेस थे। माशाल्लाह। राइट नाउ आपका एनुअल टर्नओवर क्या एंड व्हेन डिड यू बिकम अ मिलियनेयर? अच्छा, राइट नाउ मेरा यूएसए में इस साल जो हम क्लोज करने जा रहे हैं उसमें यूएसए में मेरा टर्नओवर, मेरा जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसका 420 मिलियन है, मेरी लॉजिस्टिक्स कंपनी का तकरीबन 20 मिलियन है और मैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ इसका टर्नओवर 180 मिलियन है। तो जो ग्रुप का टर्नओवर है कलेक्टिवली वो अराउंड 650 मिलियन यूएस डॉलर है। और पहला मिलियनियर अगर मैं एसेट्स के हिसाब से करूं तो शायद मैं 2015-16 में होगा। और अगर जो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए उस वक्त, तो मेरा ख्याल है मेरी कंपनी ने 2000
मेरा ख्याल है कि 2000 मेरा ख्याल है 13 या 14 में ही $1 मिलियन की सेल क्रॉस कर ली थी। और उस वक्त ई कॉमर्स की कंपनीज की तो वैल्यूएशन 3 to 4x होती है नॉर्मली, अगर प्रॉफिटेबल हो तो उसी वक्त आजकल के डाटा के हिसाब से देखें तो शायद मिलियनेयर बन गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेसिकली 3 to 5 years आपको लग गए हैं। पाकिस्तानी बच्चे यही रूट अपनाना चाहें, वेयर डू यू रिकमेंड कि ये स्टार्ट करें? दे वांट टू बी सेलर्स ऑन अमेजन, वेयर शुड दे स्टार्ट? अच्छा, इसमें मैं लोगों को ये रेकमेंड करता हूं कि आप, क्योंकि मार्केट जब हम एंटर हुए थे अर्ली डेज थे, चीज़ें आसान थी, कंपटीशन कम था, ज़्यादा लोगों को अमेजन आता नहीं था, तो हम तो बिल्कुल गलत प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट हो गए थे और उसमें से भी हमारी बचत हो गई थी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव किया था। अभी मार्केट बहुत कंपैरेटिव है, दुनिया की जितनी भी बेस्ट कंपनीज हैं और जितने स्मार्टेस्ट माइंड्स हैं अब वो उसमें एंटर हो गए। तो अगर आप इसमें एंटर होना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्री रिक्विजिट है, एक ये तो या तो आपका खुद का 2 से 3 साल का अमेजन का सेलिंग का तगड़ा एक्सपीरियंस हो, या फिर आप जो टीम हायर करें वो ऐसी टीम हायर करें अपना काम करने के लिए जिसका अपना 3 से 4 साल का अमेजन पे बड़े स्टोर्स पे सेल करने का तगड़ा एक्सपीरियंस हो। अब आप इस इंडस्ट्री में विद लेस एक्सपीरियंस या हल्का एक्सपीरियंस एंटर होना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है, इट्स वेरी रिस्की। आपने कहा टीम्स को हायर करें, अगर ये टीम्स इतनी अच्छी हैं, why would they not just run their own stores? ये कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, and what do you mean by teams? अच्छा, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 4 से 5 साल में बहुत लोग ई कॉमर्स में एंटर हो गए हैं और वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं और जॉब्स कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, थ्रासियो जो एक अमेजन का सबसे बड़ा एग्रीगेटर है और थ्योरेटिकली अगर डिफरेंट स्टोर्स को कंबाइन करें तो सबसे बड़ा सेलर भी है, तकरीबन $2 बिलियन की सेल करता है। इसके तकरीबन 300 से 400 लोग पाकिस्तान में इनके लिए काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 200 से और ये दुनिया की समझ लें कि सबसे बड़ी ब्रांड, सबसे बड़ी सेलर बन गए हैं एज एन एग्रीगेटर। तो उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं ये सारे लाहौर के डिफरेंट एरियाज में, ज़्यादातर लाहौर में इनकी टीम है। तो ये लोग उनके लिए कई सालों से काम कर रहे हैं और इनके पास एक बड़ा कंपैरेटिव स्टोर चलाने का एक्सपीरियंस है। इसी तरह D1 ब्रांड्स एक कंपनी है, यूटोपिया के एक्स एम्प्लॉयज हैं और माई अमेजन गाइस, और इसके अलावा ये तो सेलर्स हैं, इसके अलावा दर्जनों ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे लोग हमारी कंपनी से भी छोड़ के गए या कहीं और से आए, उसमें जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट अमेजन US सेलर्स को। तो इनके जो एम्प्लॉयज हैं पाकिस्तान में, जो मैंने एक स्टडी की थी रिसेंटली, जो प्रीमियम स्किल है सेलिंग का वो कम से कम 1000 लोग हैं, और जो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो आप कह सकते हैं कि जो जिससे आपका काम चल जाएगा अफोर्डेबल कैटेगरी के, वो तकरीबन 10,000 लोग हैं। यानी कि आपके पास ऐसे लोग जिनकी 3 से 5 लाख रुपए सैलरी जो कमा सकते हैं या कमा रहे हैं, ऐसे लोग 1000 से ज़्यादा हैं इस वक्त ई कॉमर्स की फील्ड में, और ऐसे लोग जो तकरीबन 1 से 2 लाख की सैलरी के रेंज में है, जो सेकंड टियर है, वो तकरीबन इस वक्त 10,000 है। तो ये वो लोग हैं कि जिनको आप प्रॉपर रिसर्च के बाद हायर कर सकते हैं, उनका वेरीफाई करके, क्योंकि इसमें लोग थोड़ा सा एग्जैजुरेट भी करते हैं कि अगर एक शख्स ने यूटोपिया में कोई 6 हफ्ते के लिए काम कर लिया, कल को वो जाके बोले कि जी 450 मिलियन रेवेन्यू मैं खुद कर रहा था, जबकि उसके बेचारे को शायद सही तरह से किसी चीज का नहीं मिला। तो आप इसमें अपनी प्रॉपर रिसर्च करके कि किस शख्स ने किस लेवल का काम किया है, इन लोगों को हायर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप साकिब अजहर से वाकिफ होंगे, ऑब्वियसली यू मेट हिम अ फ्यू डेज अगो, उनसे मेरी बात हो रही थी एंड वी केम टू अ कंक्लूजन के ये जो VAs हैं अमेजन के, उनकी ज़्यादा ही यहाँ पे ओवर सेचुरेशन हो गई है। उनके भी कुछ पुराने टीम मेंबर्स हैं जो जाके ये कोर्स, या स्टूडेंट्स जो आगे ज़्यादा ही फैला रहे हैं। डू यू स्टिल रिकमेंड इट कि बच्चे VA का कोर्स करें? बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ ओवर सप्लाई हो गई है एंड आई थिंक साकिब भाई डज अग्री विद दैट। वो भी कहते हैं अब हम साल में सिर्फ एक बार ये कोर्स करवाते हैं, इट्स नॉट अ रेगुलर कोर्स दैट वी पुश पीपल ऑन। देखिए, वर्चुअल असिस्टेंट की कोर्सेज लोग करें, लेकिन आई थिंक कि सबसे ज्यादा ये कि वो जॉब करें। जितना आप जॉब पे लर्न करते हैं उतना आप किसी भी दुनिया के कोर्स पे, मतलब आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग, यानी कि आप जो है, मैं इस पे बिलीव, मैंने जितनी प्रोग्रामिंग सीखी है वो मैंने यूनिवर्सिटी में नहीं सीखी, वो मैंने प्रोग्रामिंग करके सीखी है, प्रोजेक्ट्स बना के सीखी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मुझे शायद थोड़ा बहुत सिखाया होगा, लेकिन वो जो लर्निंग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जो आप फील्ड में आके काम करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज हैं, जिस तरह आप यूनिवर्सिटीज में सीखते हैं, आप उसको उस लेवल पे लें कि आपको किसी ने कोर्स सिखा दिया, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप सीख लें, बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्टेंट भी अवेलेबल है। लेकिन जो आपकी लर्निंग है ना, वो वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स एक जस्ट स्टेप है, एक उस सीढ़ी का। अभी उस सीढ़ी में
10 स्टेप रहते हैं। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सीख के ये ना समझ लें कि आपको ई कॉमर्स आ गई। आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स के बाद आपकी जो फोकस है वो होना चाहिए कि आप उसमें कहीं जॉब करें, भले आपको छोटी जॉब मिले। आई वुड प्रेफर कि आपको कोई इवन बगैर पे की भी जॉब मिले, इट इज बेटर देन लर्निंग अ कोर्स समवेयर। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर किसी ने खुद का स्टोर रन करना है तो व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर दे लुकिंग एट, एक, और उनके पास यानी कितना वक्त लगेगा टू बिकम सक्सेसफुल? ठीक है, तो आप जब भी कोई नया स्टोर स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरू में हो सकता है कि $3,000 to $5,000 की इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक छोटी प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और इसमें आपको मार्केटिंग बजट भी इसी में से आपको करना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल $2,000 आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो आपको $1,000 उसकी मार्केटिंग बजट और फिर जाहिर है फ्रेट, सप्लाई चेन, बाकी चीज़ों के लिए रखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहती है, उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो इवेंचुअली आपको उसमें लेटर ऑन सप्लाई चेन के लिए भी मजीद फंडिंग चाहिए होगी, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो आपको स्लोली मिलेंगे, लेकिन आपको जो पीछे अपनी सप्लाई चेन बनानी है उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। ये सबसे छोटी प्रोडक्ट की बात हो रही है, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी बहुत इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है, जो एक यूनिट जो है वो लेस देन $1 है। और कम से कम कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मेन यूएस मार्केट में जा रहे हैं तो कम से कम आप उसको 3,000 यूनिट से लेके 15,000 यूनिट आपको चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन नीश। जितनी लो कंपटीशन की प्रोजेक्ट होगी उसकी आपको क्वांटिटी उतनी कम रख सकेंगे। अच्छा, कौन सी कैटेगरीज आप रेकमेंड करेंगे ये जिसमें ये जाएं? देखिए, कैटेगरीज वो जिसमें कंपटीशन कम हो, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन की कैटेगरीज में जो ज़्यादा मेच्योर सेलर्स हैं वो ज़्यादा जाते हैं। अगर आप कम कंपटीशन की कैटेगरीज में जाएंगे तो उसमें आपके लिए आसान होगा एंटर होना, और उसमें आप ऐसी प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट कम है, जिसमें जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मार्जिन ज़्यादा हैं, ताकि आप उसमें एंटर हो सकें, क्योंकि उसमें अभी बहुत ज़्यादा लोग एंटर नहीं हुए। इसके अलावा आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें बहुत ज़्यादा सेलर एंटर नहीं हुए हैं और उसमें अर्ली एंट्री में सक्सेस के चांसेस हायर होते हैं। हाँ, जितना अर्ली आप एंटर होंगे उतने चांसेस हैं। बट बाय द वे ये भी मैं कहूँगा, फैड्स में यानी जो ट्रेंड्स होते हैं, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनके पास 20-20 हज़ार यूनिट सामान के पड़े हैं। वो फिजेट स्पिनर आया था ना, वो लेट एंटर हुए, आवाम का बस अब उससे वो चस जो है वो उतर गया, चस्का उतर गया और फिजेट स्पिनर्स उनके वहीं के वहीं रह गए। सो विद ट्रेंडिंग, वुड यू एग्री विद दैट कि अर्ली आए और दरमियान में निकल जाएं? जी बिल्कुल, अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट में जा रहे हैं और आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया है तो, और प्रोडक्ट ऐसी है जो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको बायर मंगाना, तो आप फिर उसमें चाइनीज सप्लायर ढूंढें जो उसको क्विकली, या जो भी आपको सप्लायर मिलते हैं और क्विकली आप उसको बायर मंगाएं। अगर आपको प्रोडक्ट बायर मिल जाएगी और आप उसको क्विकली लॉन्च कर लेंगे, आप मार्केट से आगे पहुंच जाएंगे, लाइन से आगे पहुंच जाएंगे और आपके पास इन्वेंट्री होगी, तो आप 100% 200 मार्जिन भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में अर्न कर सकते हैं। अमेजन में ये पॉसिबल है, लेकिन आखिर में आपके पास इन्वेंट्री बचेगी, उसके लॉसेस भी होंगे, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इसलिए हमने कहा कि मिड में मार्केट से उतर जाएं। हैव यानी लालची ना बने कि मैं इसको पूरा राइड करूंगा पूरी वेव को, आधे में मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग। आपने बात की चाइना की, एंड वी कंसिडर चाइना द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन आपने अब मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शुरू कर दी है। एंड यू स्पोक ऑफ अ पर्सन जो 300 बंदे पाकिस्तान में हायर करके उन्होंने रखे हुए हैं, बट माशाल्लाह लुकिंग एट यू, आपने 10,000 से ज्यादा लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय किए हुए हैं। व्हाट्स द स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस? अच्छा, स्ट्रेटजी ये है कि हमारी कोर स्ट्रेटजी ये है कि हम पहले प्रोडक्ट को वहां से लेते हैं जहां से वो बेस्ट फीजिबल है, वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, क्योंकि ज्यादातर चाइना ज्यादा एफिशिएंट है, तो हमेशा वो प्रोडक्ट हमें चाइना से पहले मिलती है। पहले वो हम प्रोडक्ट चाइना से ले लेते हैं, 6 months 1 year सेल करके, उसकी मार्केट डेवलप करके, उसके सेलिंग का स्केल डेवलप कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं कि अगर हम इसको पाकिस्तान में बनाएंगे तो हमें क्या बचत है। अगर हमें बचत होती है तो हम उस प्रोडक्ट को खोलते हैं, रिवर्स इंजीनियर करते हैं, उसकी मशीनरी के मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढते हैं और वो मशीनरी पाकिस्तान में बना के उसको हम पाकिस्तान में बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज द स्टेप वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 years, कि हम हर प्रोडक्ट को मेड इन चाइना को रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा रहे हैं। माशाल्लाह, ये अपनी तारीफ नहीं करेंगे, मैं इनकी तारीफ कर देता हूँ। प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स और बड़े शानदार मोल्डेड प्रोडक्ट्स। देयर इज अ वीडियो कमिंग ऑफ माइन, ये पहले नशर हो चुका है, इट्स टोटली डेडिकेटेड टू देम। टेक्सटाइल, आप
इनके पास वो मशीनरी है जो आप और मैं हमारे गुमान में नहीं है। आपने 3D प्रिंटिंग देखी हुई है या आपने CNC मशीनें देखी हुई हैं, समझ लें यही मशीनें इनके पास है कपड़े के लिए, टेक्सटाइल के लिए। दैट्स द ओनली वे कि हम अगर मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम बांग्लादेश को थोड़ा कंपटीशन दे सकते हैं, तुर्की चाइना को कंपटीशन दे सकते हैं, वरना वो जो ताज था ना एक ज़माने में हमारे सर पे कि जी भाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो चला गया एंड वील नेवर बी एबल टू गेट इट बैक। सो जज़ाकल्लाह खैरन फॉर एक्चुअली डूइंग दैट। आपको देख के बहुत सारे लोग इंशाल्लाह यही मशीनें खरीदेंगे। वेयर आर यू गेटिंग योर मशीन्स फ्रॉम राइट नाउ? मशीन्स देखें, हम मोस्टली तो चाइना से लेते हैं, और इसमें लोगों पाकिस्तान में एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि हमें जो यूरोपियन ब्रोकर्स होते हैं वो महंगी यूरोपियन मशीनरी बेचने की कोशिश करते हैं कि जी थोड़ी सी तेज़ चलती है, थोड़ी अच्छी है, लेकिन 5-5 गुना का कॉस्ट में फ़र्क है। चाइना में वो थोड़ी सी मुश्किल होती है चलाना थोड़ा सा आपको, लेकिन जब सारी दुनिया चाइना की मशीनरी से बनी हुई प्रोडक्ट्स ले रही है तो हम वो सस्ती वाली 5 गुना 7 गुना सस्ती वाली चाइनीज़ मशीन लेके थोड़ी मेहनत करके उसको चलाएं, तो एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनिंग बहुत कम हो जाएगी, और उससे फिर होता ही है कि हम जैसे ही अपनी थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, हम यूरोप से महंगी मशीनें मंगा के इंपोर्ट बिल बढ़ा लेते हैं, फिर थोड़ा सा हमें मसला होता है। तो चाइना की मशीनरी जो है वो सस्ती है और यूरोपियन से बहुत सस्ती है। इन पे टैक्स लगता है ब्रिंगिंग दीज मशीन्स इन? अच्छा, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप कोई भी मशीन मंगाते हैं, ना तो आपको ड्यूटी पे करनी है ना सेल्स टैक्स पे करना है, तो एक्सपोर्टर्स को तो बहुत बेनिफिट है। इंपोर्टर्स को बहरहाल उस पर ड्यूटी और सेल्स टैक्स पे करना होता है, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है। ज़बरदस्त इन द सेंस कि जो मशीनें ला रहे हैं, बिकॉज अगर वो मशीन पाकिस्तान में आ गई, एक तो हमारे लिए पैसा कमाएगी जब वो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्टिंग पे टैक्स लगता है कि नहीं? एक्सपोर्टिंग पे कोई टैक्स नहीं है। एक्सपोर्टिंग जो सेक्टर है, इट इज कॉल्ड फाइनल टैक्स रिजीम। इनको एक्सपोर्ट पे 1% रेवेन्यू पे टैक्स लगता है और उसके अलावा इन पे कोई टैक्स नहीं है। माशाल्लाह, ना होने के बराबर हो गया ना। गुड, दैट्स रियली गुड। दूसरा फायदा ये कि जब आप ये मशीनें यहाँ पे लाएंगे, इनकी कॉपियां बनेंगी। क्या हम इतने अच्छे हुए हैं कि इनकी कॉपियां बनने लग पड़ी हैं यहाँ पे कि नहीं? अभी वक्त है। अच्छा, इस पे मैंने बहुत काम किया, मशीन मैन्युफैक्चरिंग पे मैंने बहुत काम किया। और पाकिस्तान में हम पहले चाइना से मशीन लाते थे, वो 60 दिन में बनाते हैं, फिर 30 दिन में आती है, 90 दिन में बाज़ औक़ात आप पीछे रह जाते हैं। तो कुछ तो हमने अपनी कंपनी में मशीनें बनाना शुरू की, जैसे पिलो कंप्रेस की मशीन है और रोल पैकिंग की मशीन है, फिर सिंपल जो फैब्रिक इंस्पेक्शन की मशीन्स हैं और ट्रॉलीज हैं, डिफरेंट मशीनरी हमने पाकिस्तान में बनाई। फिर मेरे चचा जो है वो पावर लूम के मैन्युफैक्चरर थे और वो बांग्लादेश पे एक्सपोर्ट करते थे लूमें, और पाकिस्तान में आधी पावर लूम्स उन्हीं की कंपनी की लगी हुई हैं। तो एक शौक था कि उसको आगे लेकर जाया जाए। तो मैंने एक जिद पकड़ ली कि मैंने पाकिस्तान में जो 500 RPM की दुनिया की तेज तरीन वाटर जेट लूम है, जो दुनिया के 3-4 मुल्क ही बना सकते हैं, वो बनानी है। तो मेरा ख्याल है मेरा जितने जाने वाले लोग हैं वो सब लड़ पड़े मुझसे कि भाई आपका कोई दिमाग में कोई मसला है, आप करें। तो मैंने खैर इस पे 1.5 साल काम किया और मैंने 10 वाटर जेट लूमें जो 500 RPM पे चलती हैं, जो दुनिया में सिर्फ 3-4 मुल्क बना सकते हैं, वो मेड इन पाकिस्तान बनाई। उसके 80% पार्ट्स बाय वेट पाकिस्तान में बनाए, जो 20% टेक्निकल पार्ट्स थे जिसकी 50% वैल्यू थी वो हमने चाइना से इंपोर्ट की। चाइना में भी जो लूम मैन्युफैक्चर है वो भी इतनी बनाते हैं जितनी हम बनाते हैं, बाकी पार्ट्स वो और जगह से लेते हैं। और ये चीज़ प्रूफ की कि अगर सबसे मुश्किल मशीन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर वो बन सकती है, तो तकरीबन जितनी चीज़ें हमने आज तक सुनी है, जितनी मशीनों के नाम हमने आज तक सुने, उसमें 90 to 95% पाकिस्तान में स्किल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज लाइक योरसेल्फ इंशाल्लाह हमें और हौसला देंगी टू डू सम मोर रिसर्च। आपने रिसर्च की, आपकी ज़रूरत थी, आपने बनाना शुरू कर दिया। आई होप लॉट ऑफ बिजनेस पीपल लाइक यू कीप ऑन कमिंग टू पाकिस्तान। एनी एडवाइस फाइनली टू हमारे जो फ्यूचर मिलियनर्स हैं, बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें? देखें, पाकिस्तान में जो एक एक्सपोर्ट सेक्टर है जिसको ऐसी मराहत मौजूद हैं जो किसी को नहीं है। जैसे 9 सेंट पे हमें बिजली मिलती है, $9 पे हमें BTU पे गैस मिल जाती है। पाकिस्तान में पानी भी सस्ता है रिलेटिवली, अगर आप लाइन से लें या किसी और तरीके से वो मिल भी जाता है इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा लेबर कॉस्ट पाकिस्तान में चाइना से 8 to 10 टाइम्स चीपर है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी चीपर है, लैंड भी आपको सस्ती मिल सकती है। तकरीबन हर चीज़ एक्सपोर्टर के फेवर में है। सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा ओल्ड फैशन तरीके से काम करना, यानी कि अभी भी हम 1990 की टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाइना की टेक्निक्स को यूज़ करें, उनकी जो मशीनरी है लेटेस्ट चाइनीज़ मशीनरी, उसको इस्तेमाल करें और उससे मॉडर्न प्रोडक्ट्स बनाएं। आप जो प्रोडक्ट 200 साल पहले बनती थी उसको बेच के वो मार्जिन नहीं कमा सकते।
हमारे जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ, जो ईयरपॉड्स है ये $80 बिलियन की प्रोडक्ट है। इतनी छोटा सा ईयरपॉड $80 बिलियन की मार्केट है। अगर आप ईयरपॉड बनाएं तो आप ऐसी चीजें बनाएं जो मॉडर्न है, उसको आप लोकल भी बेचें और एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑफिस चेयर जैसी आसान चीजें हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो एक 4-4, 5-5 लड़के जो इंजीनियर्स हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो एक टीम बनाएं, छोटी सी फंडिंग लें, थोड़ा सा लोन लें और वो मोड्स लेके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को करके एक एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक एक प्रोडक्ट लाइन पकड़ लें और उसको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। तो हाई टेक और मिड टेक प्रोडक्ट्स उसको बनाने में मार्जिन भी हैं और फायदा भी है। मैं अगर यहाँ पे कट इन करूँ, आपने फंडिंग की बात की, हमारे यहाँ 20 लाखों डिग्री पे लगा देते हैं। वो डिग्रीज जो हमें कोई बज़ाहिरन कोई फ़ायदा नहीं हमें दिख रहा, 70 साल से हम करे आ रहे हैं। 20 लाख ये लोग शादियों पे लगा देते हैं, एक रात का मामला होता है। 20 लाखों ये लोग प्लाटों में, ज़मीन में जमा कर देते हैं, जो उनको 20-20 साल वो प्लॉट्स बिकते नहीं, उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। यहाँ पे वुड यू एग्री कि इनको 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 लाख वाली फैक्ट्रीज को पे रिसर्च करनी पड़ेगी, को खोलना पड़ेगा। एंड यस, मॉडर्न मशीनरी इज़ एन अमेजिंग थिंग, लेकिन अगर ये डम प्रोडक्ट्स अभी बनाना शुरू कर दें, और अब डम प्रोडक्ट्स होते क्या, आप छोटी सी फाउंड्री खोल दें। आपने खुद कहा था एक टाइम जब व्हेन वी वर टॉकिंग कि सियालकोट में हम पर्सनल क्या ये सर्जरी के मेटालिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कैंचियाँ बनाते हैं वगैरह वगैरह। मे बी दे कैन गो इनटू हैंडल्स ऑफ डोर्स, मे बी दे कैन गो इनटू कैबिनेट हैंडल्स, मे बी ये लकड़ी के पाए बनाना शुरू कर दें जो फर्नीचर के नीचे लगते हैं, सोफाज के नीचे लगते हैं, कैबिनेट्स के नीचे लगते हैं। अगेन ये लाख रुपए में छोटे छोटे ये क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ, एक कमरे वाली, एक मरले वाली खुल जाती हैं। ये डेस्कटॉप मोल्डिंग मशीनें ले लें प्लास्टिक की, और डोर स्टॉपर्स जैसा या डोर वो जो नॉब होते हैं वो बनाना शुरू कर दें। वुड यू एग्री विद दिस? क्योंकि शुरू तो हमने कहीं ना कहीं से तो करना ही है। अच्छा, इसमें क्योंकि मैं काफी मेटल की प्रोडक्ट्स पे काफी काम कर रहा हूँ, तो मेटल के मोड्स प्लास्टिक के मुकाबले में बनाना सस्ते हैं, लोकली भी बन सकते हैं और उनकी कॉस्ट भी लाखों रुपए में है, कोई इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आपकी जो जैसे होम डिपो जैसे स्टोर थे, अगर आप इनकी प्रोडक्ट लाइन देखें, इसमें हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, छोटे मोटे मेटल के एंगल्स हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आपको हजारों मेटल की प्रोडक्ट्स अगर होम डिपो की वेबसाइट पे चेक करें, इवन अमेजन में भी आप अगर इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स देखें तो आपको दसियों हजारों, इवन जैसे आपके पीछे जो लटकी हुई है लाइट्स लगी हुई हैं वो मेटल को ज्वाइन करके लगी हुई हैं। तो इस तरह की डेकोरेटिव आइटम्स में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। थोड़ा सा हमारी जो कमी है ना, ये जो हमारी क्रोम फिनिश हम करते हैं, ये जो या मेटल की फिनिश करते हैं, इसकी कुछ मॉडर्न मशीनें हैं, वो कोई अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे ला के लगा दे, वो इतनी महंगी नहीं है। लेकिन हम अपनी जो फिनिशिंग पे थोड़ी मेहनत करें ताकि हम एक्सपोर्ट ग्रेड पे रह सकें, और एक्सपोर्ट ग्रेड पे रह के डेकोरेटिव आइटम्स हैं, होम कंस्ट्रक्शन के आइटम्स हैं, होम से रिलेटेड मेटल की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपकी कोई 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और आप पहले आप उसको चाहें तो लोकल बेच लें, और जब आपको मुनाफा हो तो आप एक्सपोर्ट करें। इसमें आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी फंडिंग नहीं चाहिए। ये इशारा किस चीज़ की तरफ कर रहे हैं? चमचे, चाय वाली चम्मच, चीनी वाली चम्मच, बड़ी खाने वाली चम्मच, तैंथे, डोइयाँ, ये वगैरह। दैट्स व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली। अच्छा, ये चीजें मैं बेचता हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि इन चीजों में भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आ रहा है हमें, कि जो पाकिस्तान में चम्मच बना रहे हैं उसमें स्टेन्स आ रहे हैं, उसमें क्रोम फिनिश नहीं आ रहा है। तो अगर आपने इसमें दुनिया में बेचना है इन चीजों को, तो आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं तो मैं उनको कहता हूं कि आप जरा अपनी थोड़ी सी क्वालिटी को अप कर लें। ये जो फिनिशिंग आप अपनी उस पर जो स्क्रैचेस नजर आ रहे होते हैं चम्मच पे, आप बहुत लो कॉस्ट बना रहे हैं। आप इसी को एक्सपोर्ट करें, आपको जो रॉ मटेरियल है वो ड्यूटी फ्री मिल जाएगा, आपको क्रोम वगैरह का रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री मिल जाएगा। मशीनें लेटेस्ट यूज करें, उससे आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो आपका कटलरी सेट है या जो जिसमें नाइफ्स एंड फोक्स का सेट है, इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। वही छुरी कांटे जो हम बना रहे हैं या जो हम यूटेंसिल्स बना रहे हैं, इसको हम बहुत लंबे स्केल पे बेच सकते हैं अगर हम अपनी फिनिशिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें, इंशाल्लाह। सो यहाँ पे विल फिनिश द इंटरव्यू। जिब्रान साहब आसमान से नहीं गिरे थे, इनके सर में सिंग नहीं लगे हुए, पीछे पार नहीं लगे हुए। ही इज नो डिफरेंट देन एनी ऑफ यू गाइज। जिब्रान साहब, आप पैदाइशी अमीर हैं? मैं एक मिडिल क्लास से हूँ
और एक मिडिल क्लास के जिस तरह के मसाइल से गुजर के आप बड़े होते हैं, मैं भी उसी से गुजर के बड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैंने अपनी जो भी कैरियर में लोन्स वगैरह फैमिली के उतार के बाद में अपनी जो जॉब की इनकम है वहाँ से अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, तो मेरे पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी। माशाल्लाह। बहाने ख़त्म। ये आपके हीरो हैं, ये हमारे मिटल हैं, ये हमारे बिल गेट्स हैं, ये हमारे इलॉन मस्क हैं, ये हमारे जेफ बेजोस हैं। ठीक है, आपको हमारे चाहिए थे, मैंने इनसे आपकी मुलाकात कर दी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले। आई विश यू गोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। यूटोपिया इनकी कंपनी का नाम है। इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी राइट नाउ ये है कि खुद की चीज़ें बना के, खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करवा के जो भी बनवाते हैं अपने स्टोर्स पे बना रहे हैं, बेच रहे हैं, सॉरी। एंड फ्यूचर में दे विल एक्सपैंड टू, आई गेस एक्सपैंड तो करेंगे। यू आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इसी ब्रांड के नीचे आगे यू विल ट्राई टू बिकम अ सप्लायर टू अदर बिग जो चेन्स हैं लाइक आइकिया, लाइक होम स्टोर्स एक्सेट्रा, राइट? वो लोग मुझसे मांगते, मैं उनको अपनी गुड्स नहीं देता। मैं तो अभी अमेज़न भी पूरा नहीं कर पा रहा। और दे बट अपनी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं ना, यूर वर्किंग ऑन इट। जी बिल्कुल, वंस आई हैव मोर कैपेसिटी डेफिनेटली। तो मैं कहता हूँ अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। एवरीबडी से आमीन। यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। मिलियनेरो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड जिब्रान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम।